हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनी वाला पर। मैं फैज आपका बड़ा भाई आज फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट पार्ट। अगर बच्चों आपने पहला पार्ट मेरा नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं 30 क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करके आया हूँ आपके लिए। मैंने आपके 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको इकट्ठा किया था। उसमें से 30 ऐसे क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किए थे जो हर साल लगातार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो है मैंने 20 क्वेश्चन जो है पहले पार्ट में करा दिए थे। वो लगभग 1 घंटे का जो है पार्ट है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो के बाद भी जो है उस पार्ट को देख सकते हैं। आपका कोई जो है नुकसान नहीं होने वाला कि पहले उसको देखोगे तब इसको देखोगे। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो सब अलग अलग होंगे। और जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि ये जो 30 क्वेश्चन है इसमें आपके जो है सारे के सारे जो है चैप्टर समराइज हो जाएंगे, यानी कि सारे के सारे चैप्टर जो है एक तरह से आप दोबारा पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा। और बच्चे जैसे कि मैंने आपको भरोसा दिलाया था कि इन 30 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, तो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि 20 तो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले पार्ट में, तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को विभाजित करने पर शेष 6 बचे। यानी कि ऐसी संख्या में ढूंढ लिए जो इन दोनों को डिवाइड करे जब, तो शेष जो है दोनों में कितना बचे? 6 बचे। ठीक है, अब हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो है ये क्वेश्चन पढ़ रखा हो और बहुत सारे बच्चों ने जो है ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा हो कि कैसे सोल्व करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना शेष बच रहा है ना उनको ही जो है इसमें से घटा देंगे। अब क्यों घटाएंगे ये मैं अभी बताऊंगा। पहले जो है जैसे सब कराते हैं ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको फील करूंगा कि आखिर ये 6 हम क्यों घटाते हैं। ठीक है, तो घटाते हैं 6, इसमें से भी 6 घटा देंगे। ठीक है, कितना बचेगा? 264। और इसमें कितना बचेगा? 420। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो इसको और इसको दोनों को काट दे और वो बड़ी से बड़ी संख्या हो। ठीक है, तो जब बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढने की बात करता है वो, तो हमें क्या निकालना होता है? ले से या मैं से? मैं से में बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा वो, और ले से में छोटी से छोटी संख्या बोलेगा। यानी कि हमें निकालना है मैं से। ठीक है, तो हम इसका मैं से निकालेंगे किससे? भाग विधि से। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है मैं से निकालना तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है तो मैंने अभी जो है चैप्टर जो है ज्यादा नहीं पढ़ा है, बस एक परसेंटेज का चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, करते हैं। सो बच्चों क्या करेंगे, हम जो बड़ी संख्या होती है उसको अंदर रखते हैं, ये मैंने अंदर रख दी, और जो छोटी संख्या होती है उसको बाहर रखते हैं, यानी कि 264। ठीक है, अब 264 से इसको डिवाइड करेंगे, एक बार चलेगा 264। ठीक है, अब यहाँ एक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, किसको? 264 को और 420 को। ठीक है, चलो देखते हैं कितना बचेगा। 6 और ये 5 बचेगा और ये 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो शेष बचा ना इसमें से घटा के शेष बचा, अब उससे डिवाइड करेंगे किसको? जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, 264। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, एक बार चलेगा 156। ठीक है, कितना बचेगा? 8, और इसमें कितना बचेगा? 0, और ये बचेगा 1। फिर चलाएंगे 156 में। ठीक है, यानी कि इसको फिर अंदर बैठा लेंगे, जो पहले बाहर बैठा था उसको अंदर बैठा लेंगे, और जो शेष बचा था उससे जो है डिवाइड करेंगे अंदर वाले को। कितनी बार पढ़ा चलेगा? एक बार, तो कितना हो जाएगा? 48 बचा आपका। ठीक है, अब 48 से भाग करेंगे किसका? किसको? 108 को, यानी कि जो बाहर बैठा था उसको जो है आप अंदर बैठा लेंगे, और जो शेषफल बचा उससे डिवाइड करेंगे। कितनी बार चल जाएगा? 2 बार, आ जाएगा 96। ठीक है, 48 दूनी 96, कितना बचा? 12। ठीक है, अब 12 जो शेषफल बचा उससे डिवाइड करेंगे किसको? जो ये पहले बाहर बैठा था, यानी कि 48 को। 12 चौक 48। यानी कि जब ऐसी संख्या हमें मिल जाए जो पूरी को काट दे, उसी को हम बोलते हैं मैं से। यानी कि 12 ने जो है 48 को काट दिया, तो यानी कि 12 जो है हमारी वो संख्या आ गई बड़ी से बड़ी जो 264 और 420 को जो है पूरी तरह डिवाइड कर दे, यानी कि 12। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा आ गया आंसर।
अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर हमने 6 को घटाया क्यों था इसमें से। बच्चों 6 को हमने इसलिए घटाया था, अगर हम 6 को नहीं घटाते तो हम एक ऐसी संख्या ढूंढ लेते जो इसको और इसको पूरी तरह जो है डिवाइड कर देती, और हमारा शेषफल कितना बचता, 0। जैसे हमने जो इसकी जो है, जैसे हमने अब इनकी संख्या ढूंढी ऐसी जो इनको जो है पूरी तरह डिवाइड कर दे, यानी कि 12 मिलगी। अब जब हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरी तरह कट जाएगी, और हमें कितना शेष बचाना था, 6 शेष बचाना था, तो शेष तो बचता नहीं। यदि हम इन दोनों के जो है मैच निकाल लेते, 270 का और 200 और 426 का, तो भाई मैच का मतलब है जो इन दोनों को पूरी तरह काट दे, और जब हमारा इन दोनों का मैच निकल जाता है, यानी कि शेषफल कितना बचता, 0, और हमें बचाना 6, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 को घटा दो और जितनी संख्या आई उसका मैच निकाल दो, यानी कि अब जो 12 है वो यहां तक जो है ना, जैसे 264 तो ये जो है पूरा काट देगा 12, यानी कि 264 को जो है ये पूरी तरह काट देगा। और जब हम इसको 12 का पहाड़ा 270 में चलाएंगे तो कितना, 264 तक चलेगा, और 6 जो है हमारा शेष बच जाएगा। इसी तरह इसमें 12 जो है 420 तक तो पूरी तरह काट देगा। जब हम इसमें चलाएंगे पहाड़ा, किसमें, 426 में, तो शेष कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो इसलिए जो है हम सबसे पहले 6 को घटा लेते हैं, यानी कि जितना शेषफल बचता है उसको घटा लेते हैं। अगर वो बोलता कि 270 को भाग देने पर शेष 6 बचना चाहिए और 426 को भाग देने पर शेष 3 बचना चाहिए, तो फिर हम इसमें से 3 घटाते, इसमें से 6 घटाते, उसका मैच निकालते। अगर वो बोलता कि 426 को पूरा विभाजित कर दे और 270 में 4 शेष बचे, तो इसमें से 4 माइनस कर देते और इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करते, क्योंकि इसमें तो पूरा का पूरा कटना चाहिए, वो ऐसा बोल रहा है, यानी कि शेषफल 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो है क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व करते हैं, इसलिए हम जो है शेषफल घटा देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, बच्चे ये बोल रहा है, वह 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 8, 4, 8 और 6 तीनों का गुणज हो, तीनों का गुणज हो। अब बच्चों गुणज क्या होता है, गुणज सबसे पहले आपको ये समझना होगा गुणज कहते किसे। ये टर्म जो ना आपको हर साल नवोदय के पेपर में देखने को मिल जाएगी किसी ना किसी फॉर्म में। गुणज का जो टर्म है ना, ये जरूर यूज होता है, और गुणज करके ऐसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर गुणज कहते किसे है। बच्चों गुणज कहते हैं, जैसे हमने कोई भी संख्या ली, जैसे हमने यहां से ले ली 4, तो 4 के गुणज हम उनको कहेंगे जो 4 के पहाड़े मारे हो, या कोई भी संख्या जो 4 से कट जाए वो 4 के गुणज होंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 के पहले 5 गुणज बताओ, पहले यानी कि सबसे शुरू के, तो पहले 5 गुणज कौन से हो जाएंगे, 4, 8, 12, 16 और 20। ये अब मैं आपसे बोलूं क्या 48 जो है वो 4 का गुणज है, तो आप कैसे बताओगे कि 4 का गुणज ये है या नहीं है। 4 से आप डिवाइड करके देख लोगे, अगर 4 से डिवाइड हो गया तो यानी कि ये जो है 48 4 का गुणज है। बेशक आप ये समझ रहे हो कि पहाड़े जो है 10 तक चलते हैं, यानी कि 4 धाम 40। हालांकि ये चीज, ये जो कंसेप्ट है ना कि 10 तक चलता है, ये गलत है। 10 तक सिर्फ और सिर्फ हम याद करते हैं, चलाने को तो आप कितने भी चला लो, गुणा इसलिए तो करते हैं क्योंकि जब हमें लंबा पहाड़ा पढ़ना होता है ना तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, और 10 तक हम नॉर्मली याद रखते हैं। ठीक है, यानी कि पहाड़ा जो है वो 10 तक नहीं होता, बस हम याद करते हैं 10 तक। ठीक है, तो यानी कि 4 से जो भी संख्या कट जाए वो 4 के गुणज है। ठीक है, ऐसी 8 के गुणज 8, 16, 32, 24, 48, 40, 56, ये सब क्या है 8 के गुणज है। ऐसे 6 के 6, 12, 18, 24 ये सब जो है आपके गुणज हो गए 6 के। ठीक है, अगर आपसे बोलता है कि 6 के 5 गुणजों का योग बताओ, तो आप जो है 5 गुणज लिखेंगे 6 के, यानी कि 6, 12, 18 और 24, 30 इनका जो है प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे पूछता है। ठीक है, अब बच्चों ये तो मैंने समझा दिया गुणज कहते किसे। अब ये बोल रहा है कि ऐसा गुणज बताओ सबसे छोटा जो इसका गुणज भी हो, इसका गुणज भी हो, इसका गुणज भी हो, यानी कि इसके पहाड़े में भी आए, इसके पहाड़े में भी आए और इसके पहाड़े में भी आए।
यानी कि ये आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है, ये आपसे निकलवाना चाह रहा है एलसीएम। गुणज का इसने यूज किया है, निकलवाना क्या चाह रहा है, एलसीएम। क्योंकि एलसीएम भी वो सबसे छोटी संख्या होती है जो तीनों से कट जाए, और गुणज का मतलब भी तो यही है, जब सबसे छोटा गुणज पूछ रहा है, यानी कि ऐसा गुणज जो तीनों को पाले में, यानी कि तीनों से कट जाए। बात तो एक है, यानी कि ये आपसे लय से निकलवाना चाह रहा, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूं, जैसे 4 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ठीक है। 8 के कौन कौन से हो जाएंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 48, ठीक है। इसके कौन कौन से हो जाएंगे, इसको हो जाएंगे 6, 12, 18, 24, 30 और 36, ठीक है बच्चों। अब हमें ऐसा सबसे छोटा गुणज देखना था जो तीनों के पहाड़े में आई। तो 8 देखते हैं, 8 इसके पहाड़े में तो है, यानी कि इसका 8 का तो गुणज है 8, लेकिन 6 का, तो ऐसा कौन सा आ रहा है, ऐसा जो है 24 आ रहा है जो तीनों का गुणज है 24। यानी कि 24 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 4 का भी गुणज है, 8 का भी गुणज है और 6 का भी गुणज है, ठीक है। जैसे 16 था, ये 16 8 के पहाड़े में तो आ रहा है, 8 का तो गुणज है लेकिन 6 का गुणज नहीं है, ठीक है। या हम डायरेक्ट क्या करते, इसका एलसीएम निकाल लेते, ठीक है, तब भी हमारा 24 आता। निकाल के देखते हैं, 2 कितना जाएगा, 2, 4, 3, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 कम 2, और ये आ जाता 2 दूनी 4, और ये 3 ऐसे तोड़ लेते, फिर 2 से चलाते, 2 कम 2, और ये 3 ऐसे तोड़ लेते, फिर 3 से चलाते, 3 कम 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, कितना आ गया 24। अब बच्चों 24 हमारा आंसर नहीं आया, उसने बोला था कि 3 अंकों की छोटी से छोटी ऐसी संख्या बतानी है जो 4, 8 और 6 से तीनों से कट जाए। लेकिन ये कितने अंकों की, 1, 2, 2 अंकों की है, और हमें पता कितने अंकों की लगानी, 3 अंकों की। तो हम 24 की तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक कि 3 अंकों की कोई संख्या ना आ जाए। तो करते हैं, 24 कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120। तो 120 ऐसी संख्या होगी जो 4, 8 और 6 तीनों से कट जाएगी, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 120। बच्चों एक बात और, आपसे जो है गुणज का ये क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि 6 के 5 गुणजों का योग बताओ। तो आप क्या करने लगोगे, जैसे मैंने अभी बताया कि आप ऐसे करने लगोगे, 6, 12, 18 और कितना हो जाएगा 24, 30, ऐसे करके आप जो है इनको प्लस करोगे, ठीक है। या आपसे बोलता वो कि 10 गुणजों का योग बताओ, फिर आप 10 तक करते, फिर उनको जोड़ते, इस तरीके से जो आपका टाइम जो है बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे सोल्व न कर करके क्या करना है, एक बार चलेगा तो 6 आएगा, ठीक है, दूसरी बार चलेगा तो कितना आएगा, 12 आएगा, तीसरी बार चलेगा 18, चौथी बार कितना 24, और 5 बार कितना आ जाएगा 30। तो आपको ऐसे ना लिख करके क्या करना है, बस 5 तक पूछा है उसने कि 5 तक गुणजों का योग बताना है, तो ये जो गिनती आई ना हमारी 5, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, इनको ही पहले ऐड कर लो, कितनी आ जाएंगी 1, 2। ये तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है, ठीक है, उस फॉर्मूले से भी जोड़ सकते हैं, या छोटे से दे रखे, थोड़े से दे रखे, तो आप ऐसे भी जो है इन्हें जोड़ सकते हैं। 1 और 2 कितना हो जाएंगे 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, यानी कि 15 बार जो है 6 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका जो है आंसर आ जाएगा 15 का 90, 90 आएगा। अब आप चाहे जोड़ करके देख लो, 6 और 12 18, 18 18 कितना हो गया 36, 36 और 24 कितना हो गया 60, 60 और 30 90। ऐसे अगर वो 10 तक पूछता तो 10 तक क्या करते, ऐसी 10 तक गिनती जोड़ लेते, ठीक है, या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल वाला फॉर्मूला लगा के 10 तक गिनती जोड़ करके, और उसकी जितने का गुणज पूछा है, जिसका गुणज पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके गुणजों का योग है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका। इसको चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप ये क्वेश्चन जो है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा गुणज के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23,
ठीक है। अब बच्चों इसमें बोला है 15, 8, 10 और 12 से भाज्य, भाज्य कहते हैं, भाज्य कहते हैं जो कट जाए, भाज्य जो कट जाए। एक होती है अभाज्य, अभाज्य जो ना कटे, ठीक है। भाज्य जो कट जाए, अभाज्य जो ना कटे। तो हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या बतानी है जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे कट जाए। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका कि आप जो है सबसे जो है डिवाइड करके देख लो सारे ऑप्शन को, तो इसमें लगेगा आपका टाइम। तो आप क्या करोगे, मेरे हिसाब से आप निकालोगे इसका एलसीएम, चारों का जो है एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है। जैसे इसका एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक है। अब 120 मैंने कैसे निकाला, ये जो है प्रैक्टिस होती, जब प्रैक्टिस करते हैं ना बार 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 बार, तो ये जो है ऐसे सोच जो है हमारी बन जाती है। 120 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। अब बच्चों तुम्हें जो है इन चारों से ना देख करके बस इससे देखना है कि कौन सी संख्या ऐसी है इन चारों ऑप्शन में जो 120 से कट जाएगी, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में देखते हैं। जैसे बच्चों जैसे इन्हें पहला ऑप्शन दे रखा है 9,990। अब बच्चों 10 से 10 तो कट जाएगी, लेकिन क्या 999 12 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि ये सम संख्या और ये विषम, विषम संख्या कभी कट ही नहीं सकती सम संख्या से, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे 9,960, ये शायद कट जाएगा। 10 से 10 काटेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से 12 छिंग 12 96, 12 96, कितना बचा? 3 बचा, 12 36, 83 बार जो है ये पूरी संख्या कट गई, ठीक है। तो यही जो है हमारी वो वाली संख्या आ जाएगी जो इनसे कट जाएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो इसी तरह जो हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि वो पूछता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इनसे कट जाए, तो आप क्या करते, इसकी 120 की तब तक मल्टीप्लाई करते रहते जब तक कि 1000 से ऊपर वैल्यू ना जाती। जैसे 5 बार करते तो कितना आ जाता? 600, फिर 7 बार करते, 8 बार करते, 9 बार करते, शायद 9वीं बार में जो है आ जाती, ठीक है। 12 12 निम्मा 108, हाँ 1080 आ जाती है आपकी वैल्यू, ठीक है। तो 1080 वो सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की जो इससे 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 4 से कट जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे सवाल में भी क्या करना है, लैस निकालना है। लैस जो है, लैस से जो है इसको डिवाइड करके देख लेना था, यानी कि 120 से कौन सी संख्या कट रही है, तो यही कट जाती 12 निम्मा 108, ठीक है। ऐसे जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आई होप कि ये समझ में आया हो आपको। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। अब बच्चे इसने बोला निम्न से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? 11 से विभाजित है, ठीक है। अब बच्चों 11 से विभाजित संख्या कौन सी है इसका पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपको कोई भी संख्या दे रखी है रैंडमली, जैसे 121, ठीक है। हमें पता है 11 से कट जाती है 121, फिर भी हम चेक करेंगे ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। तो आपको क्या करना है, पहला अंक लेना, फिर एक अंक छोड़ देना, दूसरा अंक लेना, फिर तीसरा अंक छोड़ देना, चौथा अंक लेना, ऐसे उनको जोड़ लेना। फिर जो छूटे हुए अंक है उनको जोड़ लेना और उनको आपस में माइनस कर देना। जैसे 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। 2 में से 2 गए, कितना बचा? 0। अगर हमारी वैल्यू 0 आती है ऐसे, तो यानी कि वो संख्या जो है 11 से कट जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 1056, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या जो है 11 से कट जाएगी या न कट जाएगी, ठीक है। अब आपने से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 11 से काट के देखेंगे, तो लेकिन इसका ऑप्शन, लेकिन इसकी ट्रिक क्या है कि 11 से कटेगी नहीं कटेगी, पहला अंक लेना, एक अंक छोड़ देना, दूसरा अंक लेना, फिर तीसरा अंक छोड़ देना, चौथा अंक लेना, चौथा अंक है नहीं तो इनको जो है हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे, 1 और 6 को, सॉरी 0 को और 6 को, जो अंक जो है हमारे, यानी कि जो अंक जो है हमारे बच गए, यानी कि 0 बच गई थी और 6 बच गए थे, इनको जो है प्लस करेंगे। 0 और 6 कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यानी कि अब क्या करेंगे, 6 में से 6 गए, कितनी बचेगी? 0 बचेगी। अगर ये 0 बचता है ना, 0 आता है, तो संख्या जो है 11 से कट जाएगी। चाहे मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ,
11 से 11 नहीं 99 कितने बचे 6 बचे 11 से 6। ठीक है, इस तरह से जो हम 11 से देख सकते हैं कि 11 से कोई संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आप जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है बच्चों, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 7200 में बेचकर क्रय मूल्य का 1/4 भाग हानि उठाई। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब ये बोल रहा है बच्चों 7200 में कोई चीज उसने बेची और उसने हानि उठाई कितने की? क्रय मूल्य के 1/4 भाग की। ठीक है, तो अब हमें क्रय मूल्य तो हमें पता नहीं है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हानि उठाई कितने की? तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य जो है हमारा क्रय मूल्य वो कितना है? x है। जब हमें नहीं दे रखा तो हम कुछ ना कुछ मानेंगे। ठीक है, तो हमें मान लिया x है। ठीक है, यानी कि x/4 भाग की जो है उसे हानि हुई। अब बच्चों अब हम अगर इसे 7200 में प्लस कर दे x/4 को प्लस कर दे तो हमारे क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। कैसे? जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने कोई चीज 5 रुपए की बेची और 2 रुपए का जो है मुझे घाटा होता है, तो मैंने वो चीज कितने खरीदी होगी? कोई चीज मैंने 5 रुपए की बेची, 2 रुपए का मुझे घाटा हो रहा है, तो कितने की खरीदी होगी? मैंने खरीदी होगी 7 रुपए की। यानी कि आपने क्या करा, जो मुझे घाटा हुआ घाटे को इसमें जो है बेचने वाले में मैंने प्लस कर दिया, यानी कि मेरा जो है कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ऐसे जितने मुझे घाटा हुआ है यहाँ, जितनी मुझे हानि हुई है, यदि मैं उस विक्रय मूल्य में जो मैंने जितने का मैंने बेचा है उसमें इस हानि को प्लस कर दूं तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि जितने मैंने खरीदी, और खरीदी कितने में? मैंने एक्स में, यानी कि एक्स क्या है हमारा? क्रय मूल्य ही तो आया ये। अब क्या करेंगे, हमें एक्स का मान पता लगाना है, यानी क्रय मूल्य तो हमें ज्ञात करना है। ये क्रय मूल्य तो पूछ रहा है आपसे, तो जो हमारे एक्स वाली संख्या है उनको एक साइड, और जो हमारी वैसी अंक वाली संख्या है उनको एक साइड। ठीक है, तो ये इधर जाएगा x माइनस x/4। ठीक है बच्चों, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, जब कोई चीज प्लस में होती है और बराबर के दूसरी साइड जाती है तो वो माइनस हो जाती है, और यदि ये संख्या जो है माइनस होती है यहाँ पे तो ये संख्या इधर जाती है तो प्लस हो जाती है। ठीक है, अब इधर कितना बचेगा? 72। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है, यानी कितना बचेगा? 3x/4 बचेगा। कैसे? 4 एकम 4x, और 4x में से एक x गया, कितना बचा? 3x बचा। 3x/4। या आप एलसीएम लेकर के भी इसे सोल्व कर सकते थे। ठीक है, यहाँ कितना आ गया? 7200। ठीक है बच्चों, 4 कहां पहुंचेगा? क्योंकि हमें तो x की वैल्यू पता लगानी है ना, बस 4 पहुंचेगा ऊपर और 3 पहुंचेगा नीचे, यानी कि 4 ऊपर और 3 जो है नीचे। 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, कितना आ गया? 2400। 2400 की गुना 4 में करेंगे, यानी कि 24 चौक 96, 96 और 2 जीरो ऐसे 93, यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया? 996। 996 हमारा क्या आया? एक्स का मान आया, एक्स का मान। और एक्स मैंने माने किसे था? क्रय मूल्य को। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया? क्रय मूल्य आ गया हमारा 9600। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, अब बच्चों इसने बोला है एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। क्या? लंबाई जो है 15 मीटर है। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विमाओं की 1500 टैले लगती है। 15 सेंटीमीटर सेमी और कितनी? 12 सेमी विमाओं वाली। विमाओं कहते हैं भुजाओं वाली जो है टैले। ये क्या है? टैले। और फर्श का जो लंबाई दी है फर्श की वो दिया 15 मीटर कमरे की।
ठीक है। अब बच्चों आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे ये मेरे पास जो है टाइल है, टाइल है, ठीक है। अब मैं यदि इस बोर्ड पे जो है ये मेरा जो है कमरे का फर्श है, ठीक है, बोर्ड जो है ये मेरे कमरे का फर्श है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं ये जो मेरी टाइल है ये ऐसी ऐसी जो है ये 100 लग सकती है, ऐसी ऐसी टाइलें जो है 100 लग सकती है, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूं कि इनका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बताएंगे कि जो 100 टाइलों का क्षेत्रफल है वो मेरे जो है इस एक बोर्ड के बराबर है। आप ये तो बोलोगे। देखो फिर से सुनो, जैसे मैंने ये जो है टाइल लगानी शुरू करी और मेरी जो है इस बोर्ड पर जो है 100 टाइलें लगी, तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि 100 टाइलों का क्षेत्रफल जो है इस पूरे संपूर्ण संपूर्ण मतलब पूरे बोर्ड के बराबर है, ठीक है। जैसे ये मेरी टाइलें जो है अब की बार 30 लग रही है, ठीक है, 30 टाइलें जो है लग रही है किस पे, इस बोर्ड पे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं इन 30 टाइलों का जो क्षेत्रफल है वो मेरे इस एक बोर्ड के बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी और किस चीज से समझाता हूं, जैसे बच्चों मेरे पास जो है ये दूसरी बड़ी टाइल है, मैं आपसे बोलूं कि ऐसी ऐसी टाइलें जो है ये ऐसी ऐसी टाइलें जो है मेरे इस बोर्ड पर 20 लग सकती है, 20। तो मैं कह सकता हूं मेरी 20 टाइलों का क्षेत्रफल, इन 20 टाइलों का क्षेत्रफल जो है वो इस एक संपूर्ण बोर्ड के बराबर है, संपूर्ण मतलब पूरे बोर्ड के बराबर है, कह सकता हूं ये बात। इसी तरह आपसे जो है इसने बोला है कि कमरे की लंबाई दे दी 15 मीटर और जो टाइलों का क्षेत्र और जो टाइलों की विमाएं दे रखी है वो दे रखी है इतनी इतनी, और आपसे बोला कि टोटल जो टाइलें लगी है कमरे के फर्श पे वो लगी है 7500। तो मैं बोल सकता हूं आपसे कि 7500 टाइलों का जो क्षेत्रफल है वो कमरे के फर्श के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक टाइल का क्षेत्रफल निकालोगे कितना, अगर एक टाइल का हमने क्षेत्रफल जो है पता चल जाता है तो हम 7500 टाइलों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। अब बच्चों टाइल का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम इस बात पे ध्यान देंगे कि जो हमारे कमरे का जो हमारे कमरे की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है मीटर में, तो या तो हम इसे सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा इसे, या इसको जो है मीटर में बना लेंगे, क्योंकि उसने जो है कमरे की चौड़ाई पूछी आपसे, कमरे की चौड़ाई पूछी है, ठीक है। तो जब हम बाद में डिवाइड करेंगे तो सेम सेम को तो डिवाइड कर सकते हैं, तो आप क्या करो इसको जो है 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अगर हम सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसी जो है इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे। अब इसका जो है एक टाइल का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 15 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइड 100 इंटू 100, ठीक है। अब ये हमारा एक टाइल का क्षेत्रफल आया, एक टाइल का, ठीक है। निकालना कितने टाइलों का, 7500 टाइलों का, तो 7500 से जो है आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दिया 75, 2500 का 100, ठीक है। 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 2 बचे, 4 पंजे 20, 45 आ गया। अब 45 दिया कितना जाएगा, 45 दिया जाएगा 135, ठीक है बच्चों। अब 135 जो आया ये हमारा वर्ग मीटर आया, क्योंकि हमने जो है मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, वर्ग मीटर आया, यानी कि 7500 टाइलों का जो क्षेत्रफल आया, 7500 टाइलों का क्षेत्रफल, टाइलों का क्षेत्रफल कितना आया, 135 वर्ग मीटर। अब बच्चों आपसे बोला है कि कमरे के फर्श की जो है चौड़ाई बताओ, तो हम कह सकते हैं जो कमरे के फर्श का जो क्षेत्रफल है वो वो इन 7500 टाइलों के क्षेत्रफलों के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई यानी कि फर्श की चौड़ाई गुणा लंबाई, लंबाई कितनी दे रखी है 15 मीटर, ठीक है, इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारा 135 वर्ग मीटर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके बराबर ही तो आना चाहिए इसका फर्श का जब इतनी टाइलें लगी है। अब 15 जो है कहां जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, करते हैं डिवाइड, 15 निम्मा 135, चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई हमारी 9 मीटर। 9 मीटर किस लिए,
क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था पहले, ठीक है। तो 9 मीटर जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो है ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए और मुझे पढ़ाने में मजा आए, ठीक है। अब 1 मिनट में एक क्वेश्चन करूंगा तो ना तो आपको घंटा समझ में आएगा और ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। अब बच्चों ने बोला है कि एक तार 11 बटे में 4 मीटर लंबा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी जो है ऐसे समझ लेते हैं, ये तार है, ये कितना 11 बटे में 4 मीटर लंबा, ठीक है। अब ये बोल रहा है वह 2 भागों में टूट जाता है। इसको हम 2 भागों में तोड़ देते हैं। जैसे ये हमने यहां से तोड़ दिया, ये हो गया एक भाग और दूसरा, ठीक है। अब बच्चों इसने बोला है एक भाग दूसरे भाग से 5 बटे में 8 बड़ा है। ये भाग आपको बड़ा दिख रहा है, बड़ा, और ये छोटा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये वाला जो भाग है, ये वाला बड़ा वाला भाग, ये इस वाले भाग से कितना बड़ा है? 5 बटे में 8 भाग जो है ये बड़ा है, ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मेरे पास ये एक स्टिक है, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको 2 भागों में तोड़ दिया, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये जो बड़ा वाला भाग है ये छोटे वाले भाग से 2 मीटर बड़ा है। फिर दोबारा सुनिए, ये जो पूरी एक स्टिक थी मेरे पास, ये 10 मीटर लंबी थी, ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला कि मैंने इनको 2 भागों में तोड़ दिया, एक छोटा भाग एक बड़ा भाग। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि बड़ा भाग जो है वो छोटे भाग से 2 मीटर बड़ा है, 2 मीटर बड़ा है। तो यदि मैं इस बड़े भाग को, जो ये इतना बड़ा निकल रहा है, इसको ही तोड़ दूं, यहां से ये तोड़ दिया मैंने, इसको मैं अलग रख लेता हूं, ठीक है, रख दिया। अब इन दोनों की लंबाई कितनी कितनी होगी? अगर मैं इनको वापस से ऐसे जोड़ दूं दोनों को, तो ये कितनी मीटर होगी? 8 मीटर होगी, क्योंकि टोटल लंबाई तो कितनी थी? 10। 10 में से जो इसका लंबा वाला पार्ट था 2 मीटर, वो मैंने हटा दिया। टोटल कितनी लंबाई बची? 8। 8 जो है अब ये दोनों बराबर बराबर है, ठीक है, यानी कि 4 ये 4 ये। अब अगर मैं वापस जोड़ूंगा तो 4 ये और 2 आपस में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो मैं यहां भी क्या करना चाहूंगा, ये जो लंबा पार्ट बताया ना इसने, इसको ही पहले टोटल में से घटा दे। जैसे इसमें से टोटल में से 2 मीटर लंबा जो पार्ट था इस वाले का, वो मैंने अलग रख दिया, बाकी बचा 8। 8 के 2 टुकड़े कर दिए मैंने, बराबर 8 के 2 पार्ट बराबर बराबर हो गए, तो मैंने 4 बता दिया, ये है, ठीक है। अगर लंबा वाला पूछता तो 4 + 2 6 हो जाता। इसी तरह जो है इसमें से जो है इसको मैं घटा दूंगा, कौन सा? जो ये लंबा वाला पार्ट निकल रहा है, जैसे ये इतना लंबा पार्ट निकल रहा है, तो ये इसकी लंबाई दे रखी है आपको, ये वाली जो लंबाई है वो इतने की दे रखी है, ठीक है। तो मैं घटाता हूं इसको, 11 बटे में 4 माइनस 5 बटे में 8, ठीक है। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 8। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, तो 11 दूनी 22 माइनस 8 कम 8, 1 मल्टीप्लाई ऊपर कितनी आ जाएगी? 5। 17 बटे में 8। अब बच्चों 17 बटे में 8 ये ऐसा आया जैसे मैंने 2 मीटर उसमें से निकाल के ये 8 मीटर बचा था, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका एक पार्ट कितना हो जाएगा? ये इसको मैं ना, ये जो ये वाला पार्ट था, ये मैं इसको अलग को कर लेता हूँ, ये इतना पार्ट जो है ये अलग हो गया, 5 बटे में 8, ठीक है। अब ये कितना भाग पर बचा? ये इतना भाग बचा, यानी कि दोनों भाग जो है ये आपस में अब ये बराबर है। तो मैं आपसे बोलूं कि एक भाग कितना बड़ा हुआ, तो एक भाग आप क्या करोगे, ये जो दोनों भागों की लंबाई आई, ये तो दोनों भागों की लंबाई है, क्योंकि घटाया तो मैंने बस ये है जो थोड़ा सा फालतू निकल रहा था, जैसे उसमें 2 मीटर घटाया था, 8 मीटर बच गया था। अब यानी कि 2 से जो है हम डिवाइड कर देंगे, जैसे इसको जो है 2 से डिवाइड करके हमने 4 बता दिया था, ठीक है। तो इसको नहीं, सॉरी इसको, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 17 बटे में 16, ठीक है। अब ये एक पार्ट की लंबाई आ गई, जो कि अब इस टाइम पे बराबर बराबर थी, ठीक है, बराबर बराबर थे, क्योंकि जो लंबा पार्ट था
इसका बड़े वाले का जो लंबा पार्ट था इससे, उसको तो मैंने हटा ही दिया, तब तो दोनों बराबर बराबर बचे थे। बड़े भाग की जो है लंबाई पूछी थी। तो अब क्या करूंगा, ये जो मैंने हटा दिया था, जितना बड़ा था ये जो मैंने हटा दिया था, उसको ला करके वापस से प्लस कर दूंगा, यानी कि 5/8 को मैं वापस से प्लस कर दूंगा। जैसे इसमें मैं ला करके वापस से ये वापस जोड़ दूं तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 मीटर। बड़ा भाग 6 मीटर हो जाएगा। इसी तरह मैंने इसको भी जोड़ दिया, कितना आ जाएगा, 16 जो है एलसीएम आ जाएगा 17 प्लस 4 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 27/16 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, 27/16। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी जो है आपको समझ आया। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अब बच्चों इसमें बोला है यदि x/25 इज इक्वल टू 196/x है, तो x का जो है हमें मान पता लगाना है, x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जो सेम सेम है उनको एक साइड ले जाना होता है, और जो अलग अलग है उनको एक साइड ले जाना होता है। तो क्या करेंगे, x को जो है हम इधर पहुंचा देंगे और इसको इधर पहुंचा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, x गुना x इज इक्वल टू 25 गुना कितना हो जाएगा 196। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 25 गुना 196। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक वर्गमूल लगा देंगे। ठीक है, अब 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, निकल के 5 मल्टीप्लाई 196 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, निकल के 14। ठीक है, यहाँ कितना रह जाएगा, ये एक्स रह जाएगा, क्योंकि इसको तो हमने हटा दिया वर्गमूल लगा करके। तो कितना आ जाएगा, 14 पंजे 70, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी 70 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, अब बच्चों इसने बोला एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं हम, जिसकी चारों भुजाएं जो है बराबर हो, और आयत किसे कहते हैं, जिसकी दोनों आमने सामने की जो है साइड बराबर हो। ठीक है, तो हमने पहले वर्ग बना लिया और फिर आयत भी जो है हमने बना लिया आयत। अब आगे चलते हैं, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है, किसकी, वर्ग की, वर्ग की जो है प्रत्येक भुजा 42 मीटर है, 42। अब आगे पढ़ते हैं, तथा आयत की चौड़ाई कितनी है, 28। चौड़ाई, चौड़ाई कहते हैं ये जो, ठीक है, लंबाई जो लंबी हो उसे कहते हैं चौड़ाई, जो छोटी वाली होती है उसे कहते हैं चौड़ाई। तो कितनी है, 28 मीटर। ठीक है, अब आगे बोला है इसने, तथा आयत की चौड़ाई 28 मीटर, तो आयत का परिमाप है। तो आयत का इसने परिमाप पूछा है। तो एक कंडीशन आपको कह दी है कि क्षेत्रफल जो है दोनों के आपस में बराबर है, तो आप क्या करोगे, दोनों का जो है क्षेत्रफल निकाल लोगे। ठीक है, तो 42 का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, जो दो साइड होती है बराबर वाली उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई सी भी साइड ले लो, ये ले लो दोनों, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, किसी की भी कोई सी भी दो साइड ले लो, उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 42 गुना 42। ठीक है, ये आ गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का कितना आ जाएगा, आयत का आ जाएगा हमारा, आयत का क्षेत्रफल 28 गुना लंबाई हमें जो है दी नहीं है। ठीक है, तो लंबाई मान लेते हैं हम x। ठीक है, जब हमें लंबाई नहीं दी है तो लंबाई को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। ठीक है, देखो बच्चों इसमें जो है दोनों साइड आपको दे रखी थी, इसमें एक साइड
दी है, एक साइड नहीं दी है। तो जो साइड नहीं दी है उसे हम x मान लेंगे। अब ये क्षेत्रफल हम क्यों निकाल ले, क्योंकि हमें पता है दोनों का क्षेत्रफल जो है वो आपस में बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 42 गुना 42। इसका कितना आ जाएगा, x गुना 28, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो x गुना 28। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि इसने बोला क्षेत्रफल दोनों के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी कि 42 गुना 42 इज इक्वल टू 28 गुना x। ठीक है। अब अगर बच्चों हमें x की वैल्यू पता चल जाए, x की वैल्यू हमें पता चल जाए, तो हम इसका आयत का परिमाप भी निकाल देंगे। यानी कि इतना सारा जो हमने ये सब कुछ किया है, ये किस लिए किया है, ताकि हमें साइड पता चल जाए और हम जो है आयत का परिमाप जो है निकाल ले। ठीक है। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि लंबाई की वैल्यू निकालेंगे। तो 28 कहां पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। 28 डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। 7 चौक 28, डिवाइड करेंगे 7 छिंग 42, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 42 को 21 आ जाएगा। ठीक है। अब 21 क्या, 63। 63 जो है x की वैल्यू आ गई, यानी कि लंबाई जो आ गई हमारी कितनी आ गई, 63। अब बच्चों ये वाली लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 63। ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 28। अब क्या करेंगे हम, परिमाप। परिमाप कहते हैं जो ये आपकी बाउंड्री होती है ना, इसको परिमाप कहते हैं। और क्षेत्रफल कहते हैं ये जो अंदर का ये पूरा पार्ट होता है। जैसे खेत होता है आपका, तो खेत में जिसमें हम फसल उगाते हैं वो होता है आपका क्षेत्रफल, और जो खेतों के ढोल होते हैं वो होते हैं परिमाप। ठीक है। तो अब इनको जो है सारे जो ये डोले हैं, यानी कि ये जो साइड है, इनको जो है प्लस कर लेंगे। तो कर लो प्लस, दोनों साइड को जोड़ लो। 63 28 कितना आ जाएगा, 1 और ये 7 2 9 91। ठीक है। 91 इन दोनों साइड को योगफल आ गया, तो इन दोनों साइड को योगफल भी 91 होगा, यानी कि 91 प्लस 91 कितना हो जाएगा, 182। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 182। ऑप्शन डी, डी जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। अब बच्चे इसने बोला 7 आदमी किसी दीवार को 4 दिन में बनाते हैं। 7 आदमी किसी दीवार को 4 दिन में बनाते हैं। यहां लिख लेते हैं हम दिन, यहां लिख लेते हैं आदमी। ठीक है। अब ये बोल रहा है, तो दो आदमी उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। अब बच्चे ये क्वेश्चन जो है, ये आपका क्वेश्चन है एक एक नियम का। एक एक नियम जो आपका पूरा एक चैप्टर है, एक एक नियम, उसका जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आपको एक एक नियम आता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ एक एक नियम के बारे में। और अगर आपको आता है तो आप सीधा सोल्व करके सीधा आंसर भी जो है चेक कर सकते हैं अपने जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, और आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बताता हूँ बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, ये तो हमें ज्ञात नहीं है। जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है, यानी कि हमें दिन पता लगाना है, तो दिन को लिखेंगे हम राइट साइड, और जो हमें पता है, यानी कि दोनों तरफ जो है, यानी कि हमें जो है आदमी पता है, दोनों बारी में जो है हमें पता है, पहले 7 थे फिर 2 हो गए। ठीक है। दोनों बारी में जो है हमें आदमी पता है, लेकिन हमें दिन जो है एक बार दिया है, तो दिन हमें पता लगाने, दिन पता लगाने तो राइट साइड, और जो हमें पता है वो लेफ्ट साइड। ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, ये जो ऊपर दे रखे है ना, ऐसे लिख करके हम कि 7 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 की जो है यहाँ पे फोटो कॉपी कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे छुपाएंगे और सोचेंगे कि 4 आदमी किसी दीवार को 4 दिन में कर रहे हैं। फिर से कि 7 आदमी किसी दीवार को 4 दिन में बना रहे हैं, तो 2 आदमी उसी दीवार को ज्यादा दिन में बनाएंगे या कम दिन में बनाएंगे। एक बार फिर सुनो, 7 आदमी किसी दीवार को 4 दिन में बना रहे हैं, तो 2 आदमी उसी दीवार को ज्यादा दिन में बनाएंगे या कम दिन में, तो आप बोलोगे ज्यादा दिन में। ठीक है। अब बच्चों ऊपर से नीचे को देखेंगे, ऊपर से नीचे को जो है
जो संख्या है, यानी कि ये जो 7 और 2 है, इसमें से 7 और 2 में से 2 जो है वो कम हुआ या ज्यादा हुआ? 7 से कम हुआ, यानी कि ऊपर 7 था, नीचे जो है 2 हो गया, यानी कि ऊपर से जो है नीचे को जो है वैल्यू कम हो रही है, तो क्या लिख लेंगे? कम। अगर बच्चों ये कंडीशन आती है कम ज्यादा या ज्यादा कम, तो इसे बोलते हैं विलोम अनुपात। विलोम अनुपात। और अगर सेम सेम आ जाता है, जैसे मैं आपसे बोलूं एक आम की कीमत 4 रुपये है, कितनी? 4 रुपये। यहाँ रुपये बना देता हूं, यहाँ आम, ठीक है। तो अब मैं आपसे बोलूं कि 20 आम की कीमत कितनी होगी, तो 4 की फोटो कॉपी करेंगे, यहाँ ऐसे सोचेंगे एक आम 4 रुपए का है, तो 20 आम ज्यादा रुपए के होंगे या कम के? ज्यादा रुपए के, तो हम क्या लिख लेंगे? ज्यादा। ठीक है, ऊपर से नीचे को देखेंगे वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा है, यानी कि यहाँ एक आम था, यहाँ कितने हो गए? 20 आम, तो ज्यादा हो रही है, तो क्या लिख लेंगे? ज्यादा। ठीक है। अब बच्चों यहां बोलेंगे हम समान अनुपात। अनुपात, दोनों कंडीशन अलग अलग है। अब समान अनुपात में क्या करते हैं हम, जो ये वैल्यू होती है ना, ये वाली इधर वाली, इसको हम इस पुल से जो है डायरेक्ट पार करा देते हैं, यानी कि 20 को जो है हम ऐसी गुणा में ले आएंगे। ठीक है। और जो ये एक आम है, ये ऊपर वाला, इसे जो है डिवाइड में लिख देंगे ऐसे। ठीक है, एक बार फिर समझो। समान अनुपात में जिसमें सेम सेम आ जाए, कम कम आ जाए, ज्यादा ज्यादा आ जाए, उसमें क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, ये इसको जो है सीधा जो है ये पुल जो है इसको पार करा देंगे और मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 4 गुना 20 कितना आ जाएगा आपका? 80। यानी कि 80 रुपए के आम जो है वो खरीदेगा, और एक को जो है डिवाइड में कर देंगे। अब विलोम अनुपात में क्या होता है? विलोम, विलोम मतलब उल्टा। इसमें क्या करेंगे, 2 जाना तो चाहेगा सीधा ही यहाँ पे मल्टीप्लाई में, लेकिन विलोम अनुपात है, कम ज्यादा हो गया, तो क्या करेंगे हम इसे डिवाइड में लिख देंगे। ठीक है, ये जाएगा सीधा सीधा, लेकिन इसका पैर फिसल जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और जो ये नीचे जाने वाला था, ये कहां पहुंच जाएगा? जब ये फिसल के नीचे गिर गया, यहाँ जगह खाली मिली है, तो ये आके यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी कि 14 दिन में जो है वो दीवार को कंप्लीट करेंगे। कितने आदमी? 2 आदमी। ठीक है, तो ऐसी जो है सभी एक नियम के क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको इसी मेथड से हो जाएंगे। ठीक है, सबके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, मैंने अपने तरीके से समझाया, कोई और दूसरे तरीके से समझा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन हो रहे। ठीक है, एक तो ग्राफ वाला, ठीक है, ग्राफ वाला मैंने अभी कराया नहीं आपको, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि सारे जो है चैप्टर को कवर करूंगा। अब बच्चों इसमें बोला है कि 100 अंकों की एक परीक्षा में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का नीचे दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आलोक का प्राप्तांक रजत के प्राप्तांक से कितना गुना है? अब आलोक के प्राप्तांक कितने हैं? आलोक 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 के प्राप्तांक है 50। आप ग्राफ में जो है देख सकते हैं। ठीक है, और रजत के प्राप्तांक कितने हैं? रजत के प्राप्तांक है आपके 20। ठीक है, रजत के कितने? 20। अब आपसे बोला है कि रजत के जो प्राप्तांक है वो आलोक से, सॉरी, आलोक के जो प्राप्तांक है वो रजत से कितने गुना है? कितने गुना है? तो 2.5 गुना ऐसे दिख रहा। या आप क्या या आप क्या करोगे, 50 को जो है इसके प्राप्तांकों से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2.5। ठीक है, यानी कि 2.5 गुना जो है ज्यादा है किसके? आलोक के नंबर, किससे? रजत से। अगर आपको यकीन नहीं आता तो 2.5 से जो है गुना करके देख लेंगे 20 की। 20 गुना 2.5 कितना आ जाएगा हमारा? 50 ही आएगा। ठीक है, 25 दूनी 50। ठीक है, और एक ये वाली जीरो, कितना हो गया? 500। 1 पॉइंट था 1 अंक बाद, तो यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट लगा लेंगे, कितना आ गया? 50। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया होगा। चलते हैं हम अपने आखिरी लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, ये बचता है बोर्ड मास का सवाल। बोर्ड मास का सवाल जो है जरूर आता है, बोर्ड मास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32।
200 माइनस 50 प्लस 1/4 ब्रैकेट 100 डिवाइड 1/4 ब्रैकेट बना दे। ठीक है। अब बच्चों इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको इसका एक जो है फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है, वो इसकी जो है कंडीशन है कि ऐसे ऐसे जो है हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन है BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले हम करेंगे सोल्व क्या, ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी कौन सा, जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हुआ। तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा, ये वाला। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। ठीक है। तो अब बच्चों ये जो भाग का निशान होता है डिवाइड का, इसको कैसे सोल्व करते हैं हम। जैसे आपको दिया गया है 30 डिवाइड बाय 5/2। ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है। अब बच्चों क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई बनाने के लिए इसको ऐसे पलट देंगे पूरी संख्या को, यानी कि 2/5 कर देंगे। किसको, 5/2 को। या अगर आप गुना से भाग का निशान बनाना चाहते हो तो क्या कर दोगे, 30 डिवाइड, इसको पलट दोगे, कितना आ जाएगा, 5/2 पहले वाले। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। कि अगर हमें ऐसा निशान मिल जाए तो उसको गुना बनाने के लिए इसके इधर वाले पार्ट को, राइट हैंड वाले पार्ट को ऐसे पलट देंगे। ठीक है। तो ऐसे हम जो है इसमें करेंगे। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बनाने के लिए इसको जो है 4 को ऐसे पलट देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, 1/4 की जगह 4 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे 4 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, 400 हो गया। 400 ये ऐसे ब्रैकेट के अंदर है। अब ब्रैकेट के बाहर की जो चीज होती है, जो ब्रैकेट से मिली हुई होती है, उसका मतलब होता है, यानी कि इसकी अंदर वाले में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। तो ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 100। अब पहले हमने मल्टीप्लाई क्यों करी, प्लस क्यों ना करा इन्हें दोनों को आपस में, क्योंकि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ। ऑफ मतलब का, हिंदी में आप लिखा देखोगे का, और इंग्लिश में ऑफ। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट को, फिर करते हैं हम ऑफ को, यानी कि का को, फिर करते हैं हम डिवाइड को, जैसे कि मैंने अभी करा था। फिर करते हैं हम मल्टीप्लाई, एम फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है। यानी कि गुना को तो हमने गुना कर दी। ठीक है। फिर करते हैं हम एडिशन। एडिशन मतलब ए फॉर एडिशन। एडिशन मतलब आपको जोड़ना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। 100 और 500, सॉरी 100 और 50 कितना हो जाएगा, 150। ठीक है। माइनस 200। ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये जो है 150 माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब 200 में से 150 गए, कितना बचा, 50 बचा। ठीक है। 50 बचा। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूं मैं। ये क्वेश्चन है आपका, जो दशमलव वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चों पे ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी समझा दूं। ठीक है। ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है 0.5 प्लस 10.05 प्लस 0.005 माइनस 2.5। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो एडिशन ही करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम दशमलव वाले क्वेश्चन को जो है ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितने टर्म को हम ऐड करेंगे, 1 2 3, 3 टर्म को करेंगे। तो हम जो है 3 जो है दशमलव लगा लेते हैं ऐसे बिल्कुल सामने। ठीक है। अब लिखते हैं शुरू की वैल्यू, या दो, कोई सी वैल्यू लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉइंट के इधर है इधर लिखना है, जो पॉइंट के इधर है वो इधर लिखना है। बस ये जो है आपको ध्यान में रखना है। इधर क्या है, 0 0 लिख दी, इधर क्या है 5 5 लिख दी, टर्म हमने हटा दिया। इसे लिखेंगे 0। ठीक है। क्योंकि पॉइंट के पास क्या था, 0 था, फिर उससे आगे 1 था, तो हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे ये हो जाएगा 5। ठीक है। तो ये वाले खत्म हो गया। अब इसे लिखेंगे 0 0 0, कितना आ जाएगा 5। इसको जो है हमें प्लस करना है। ठीक है। करेंगे प्लस, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा,
फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के सामने पॉइंट लगाएंगे, 0 0 1, कितना आ गया 10.555। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना 2.5। ठीक है, तो ये कर देते हैं 2.5 को माइनस इसमें से, तो यानी कि पॉइंट के सामने पॉइंट, वही जैसे ऊपर लिखा था। ठीक है, पॉइंट से इधर क्या है 2, पॉइंट से इधर क्या है 5, ऐसे। ठीक है, माइनस करना है आपकी बात। ठीक है, यहाँ ऐसे 0 लगा लोगे तो कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है। ठीक है, 5 में से 0 गई 5, 5 में से 0 गई 5, 5 में से 5 गए 0 पॉइंट। 10 में से जो है 2 गए 8, कितना आ गया 8.055। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है आपका सही हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये लास्ट क्वेश्चन भी जो है आपका हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया था आपको 20-30 क्वेश्चन, इसने जो है आपके सभी चैप्टर को कवर किया है और सभी तरह के क्वेश्चन को भी इसने कवर किया है। ठीक है, क्योंकि इन 33 क्वेश्चन में मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, ऐसा कोई टाइप नहीं छोड़ा क्वेश्चन का जो मैंने आपको सोल्व न कराया हो। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन जो है मैंने इन 33 क्वेश्चन में आपको सोल्व कराया है, यानी कि अगर आपको कैसे भी क्वेश्चन दिखता है तो आप उसको सोल्व कर पाओगे, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को जो है अच्छा खासा टाइम दिया है, 4 से 5 मिनट दिया है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैंने 1 मिनट में एक क्वेश्चन करा दिया और जो है चला गया। ठीक है, ऐसे ना तो आपको कुछ समझ आता ना मुझे पढ़ाने में मजा आता। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कमेंट करना। तो करते रहिए अपनी प्रिपरेशन, 18 जनवरी को आपका एग्जाम है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए बाय। वाह भाई क्या पढ़ाया, ऐसा लगा करते रहिए भाई मजा आ गया।